गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने इकोसिस्टम और बायोटिक एनवायरनमेंट के जो कि मुख्य बिंदु है उनके बारे में डिस्कस की। लिथोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस की। बायोस्फीयर और अन्य जो डोमिनेंस है और नेचुरल एनवायरनमेंट उनके बारे में डिस्कस की। अब हम डायनामिक ऑफ द एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। The physical and biological elements in the environment are dynamic in nature. फिजिकल जो फीचर्स होते हैं और बायोलॉजिकल जो पेड़ पौधे प्रकृति होती है, वो सभी एलिमेंट मतलब विध्वंसक भी हो सकते हैं। विध्वंसक जैसे प्रकृति कभी भी गुस्सा हो सकती है, क्रोधित हो सकती है अगर मानव उसको सही ढंग से उपयोग नहीं करता। तो फिर भूकंप, ज्वालामुखी, फ्लड, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती है अगर उनका सही उपयोग नहीं किया जाए। तो ये दोनों चीजें फिजिकल और बायोलॉजिकल, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, आपस में इनका घनिष्ठ संबंध है। जो अगर कोई फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी उसका चेंज होना स्वाभाविक होता है। मतलब अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो इसमें भी चेंज होगा। ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इनमें आपस में चेंज जो एक फिजिकल में चेंज होता है तो बायोलॉजिकल में चेंज अवश्य भावी है। तो इस सब चीजों से जुड़ा हुआ होने के कारण हमने जो पढ़ा इकोसिस्टम के बारे में, तो इकोसिस्टम हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। अगर एक के अनुपस्थिति हो तो दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार फिजिकल एनवायरनमेंट का बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का फिजिकल एनवायरनमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है। और ये चेंज अचानक आ सकता है, जो हम नोटिस ही नहीं कर पाते, इतने समय में चेंज हो जाता है। जैसे पृथ्वी की जो सरफेस है, जैसे पर्वतों के बारे में डिस्कस करें, पहाड़ों को बनने में कई समय लगता है, कई लंबा समय लगता है। मिट्टी उड़ के जमती रहती है और ठोस होती रहती है जल के प्रभाव से, उससे पहाड़ बनते हैं। पर यही पहाड़ जब नदियों का पानी, नदियाँ जब पहाड़ों से गिरती है तो उसके साथ कट करके मिट्टी आज तो बहने लग जाती है, वो जो मिट्टी होती है। तो पहाड़ों को बनने में बहुत समय लगा और उनको मतलब फ्लड वाटर हो या मतलब नदियों का पानी जैसे नीचे गिरता है उसी स्तर पर वो आगे बढ़ता है। 60 मिलियन ईयर एगो मतलब 7 मिलियन साल, लगभग 7,000 साल पहले हिमालय की संरचना मानी जाती है। और ये जो चेंज है एनवायरनमेंट में, ये मानव की घटनाओं के कारण ही होता है। और पहाड़ ऐसे भी बनना बंद होते हैं। अभी हम देखें माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,847 है, अब 10 साल 15 साल बाद में देखेंगे तो 8,849 हो जाएगी, 8,850 हो सकती है या कम भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो घटनाएं हैं ये आपस में जुड़ी भी रहती हैं। जो पहाड़ है वो अभी भी बढ़ रहे हैं और जो नदियों का ग्लेशियर का पानी है, ग्लेशियर जो पिघलते हैं वो पानी के रूप में समुद्र में जाके मिल जाते हैं। ये घटनाएं जो है ये वॉल्केनो, अर्थक्वेक, फ्लड
कभी भी हो सकती है। प्लांट और एनिमल की प्रजातियां भी समय समय पर नई प्रजातियां आती है, पुरानी प्रजातियां चली जाती है, तो एक्सटेंड करना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके लिए ये परिवेश अनुकूल नहीं होता। तो उस अनुकूल नहीं होने के कारण ये मतलब एक्सटेंड हो जाता है। फिर नई प्रजाति आती है और नई प्रजातियां उस माहौल को अडॉप्ट करने में उसको समय लगता है, अडॉप्टेबिलिटी भी हो जाती है। अब मानव जितना भी इंटरफेयर करता है प्रकृति में, उसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है और मानव की गतिविधियों पर भी पड़ता है। जैसे मानव ने मतलब वाहनों का उपयोग करना शुरू किया, वाहनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने लगा, तो वाहनों के ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने का दुष्प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और अन्य घटनाएं होती है। उसी प्रकार मानव की जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है और ये स्वाभाविक ही है। प्रकृति पर पड़ना प्रभाव स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, मानव की क्रियाएं उसको प्रभावित करती है। तो इस सब पूरी डिस्कशन में हमें यह पता चलता है कि प्रकृति का जो भयानक रूप है वो भी हो सकता है। अगर प्रकृति को मानव ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस करने का प्रयास करता है तो प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाती है और वो हमें ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़ या सूखे जैसी घटनाओं देखने को मिलती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड वगैरह जो होते हैं, ये घटनाएं प्रकृति से होती है, जो एक आंसर है जो मानव ने प्रकृति के खिलाफ किया, उसका ये आंसर प्रकृति हमें देती है। अब मैंने जैसे पहले बता दिया कि जो मानव की क्रिया है वो मानव और प्रकृति का आपस में संबंध होता है। मानव अगर कोई जैसे प्रोग्रेसिव है और प्रोग्रेसिव में वो अलग अलग प्रदूषण फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाने से उसका प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमें दिखाई देता है। तो परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। जो ह्यूमन बीइंग है उसको सीखना चाहिए कि वो कैसे प्रकृति के साथ समन्वय बना के रखे, हार्मोनियस तरीका कैसे अपनाएं, क्योंकि हम पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर है। चाहे भोजन के संदर्भ में देख लो, चाहे पानी, चाहे एयर, चाहे रहने के लिए घर या रॉ मटेरियल या सॉइल या एनर्जी, सभी संदर्भ में हम पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर है। तो इसका बैलेंस मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम बैलेंस बनाएं। ये तो हो गया डायमेंशनल का पार्ट। मानव कैसे प्रकृति के साथ संबंध बना सकता है ताकि उसको उसका फायदा मिलता है। अब हम इकोसिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप हम सबको पता है पौधे फोटोसिंथेसिस करके जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उसे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन हम वो जो प्राणवायु होती है मान ली उसका उपयोग ह्यूमन भी करता है, और पेड़ पौधे जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड उसको ग्रहण करके जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हानिकारक गैस है उसका उसको सोख लेती है। तो ये एक पॉजिटिव है कि प्रकृति अपना काम स्वाभाविक तरीके से करती है, तो हमें भी अपना काम स्वाभाविक तरीके से करना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, प्लांट प्रोवाइड फूड्स टू द एनिमल। ये तो हम सबको पता है, पेड़ पौधे जीव जंतु है चाहे ह्यूमन बीइंग है सबको भोजन प्रोवाइड कराते हैं। वो भोजन फल फ्रूट के रूप में हो सकता है, वो भोजन जो कृषि के द्वारा भी हो सकता है। पेड़ पौधे जीव जंतु के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं खाने के लिए।
फॉरेस्ट जो जंगल है वो शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल, वो घर है जीव जंतुओं के लिए, वो एक आश्रय है जहाँ वो रहते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा? जीव जंतुओं पर। और जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ेगा तो ह्यूमन बीइंग पर भी अछूता नहीं रहेगा, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है और इनको समन्वय बना के रखना ह्यूमन बीइंग की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान प्राणी ह्यूमन बीइंग ही है। तो ये समन्वय बनाए रखना बहुत जरूरी है प्रकृति और मानव के बीच में, तभी जीव जंतु भी सुरक्षित रह सकते हैं, प्रकृति भी सुरक्षित रह सकती है। और ये दोनों सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। पेड़ पौधे और भी कई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारी उपयोग किए, जैसे बिल्डिंग में, घर बनाने में, नाव बनाने में, बोट बनाने में, फर्नीचर बनाने में पेड़ पौधे बहुत ही आवश्यक है। और टिम्बर, मेडिसिन, रबर, सैंडल, ये जो सब चीजें हैं ये हमें फॉरेस्ट से उपलब्ध होती है। अब ऐसे नहीं है कि पेड़ पौधे हमें फायदा पहुंचाते हैं, ह्यूमन जो जानवर है वो भी उनको फायदा पहुंचाते हैं। जो एनिमल लाइफ होता है वो यूज होता है पेड़ पौधों द्वारा मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में, उस खाद का वो उपयोग करते हैं। और पॉलिनेशन ऑफ सीड के लिए आवश्यक है, जो एनिमल लाइफ होता है वो खाद के रूप में जरूरी है। तो मतलब जितना पेड़ पौधे एनिमल पर निर्भर है उतना एनिमल पेड़ पौधे पर भी निर्भर है। न्यूट्रिशन टू सॉइल, एनिमल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सॉइल, मिट्टी में उपयोगिता लाने का कार्य एनिमल प्रोवाइड करते हैं। अब कैसे करते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो कई बैक्टीरिया होते हैं जो फायदेमंद होते हैं, मिट्टी की उपयोगिता बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जो एनिमल है वो न्यूट्रिशन की प्रदान करते हैं, सॉइल को उपयोगिता बढ़ाते हैं और सन एनर्जी प्राप्त करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो एनिमल है वो पूरी तरीके से किस पर निर्भर है? प्लांट पर। और प्लांट भी निश्चित सीमाओं तक एनिमल पर निर्भर है। अब एक और चीज, वाइल्ड लाइफ एड्स ब्यूटी टू द फॉरेस्ट, जंगल की सुंदरता बनाए रखने के लिए वाइल्ड लाइफ जरूरी है। अगर जंगल बहुत घना है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है और उसमें जानवर नहीं है तो उस जंगल की कोई जंगल की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो किसी न किसी चीज पर निर्भर होती है। जैसे जंगल है वहाँ पर वन संपदा बहुत है, पर वन संपदा बढ़ती जाएगी क्योंकि एनिमल नहीं रहेंगे। एनिमल जो निर्भर है पूरी तरीके से जंगलों पर, अगर वो नहीं रहेंगे तो प्रकृति की सुंदरता नहीं बनी रहेगी। अलग अलग जो वेराइटीज ऑफ द एनिमल फाउंड इन फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्यूटी ऑफ द नेचर। अब हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट? दो वे है, नेचुरल जो रिसोर्सेस है उसे जुडिशियली और केयरफुल तरीके से हम यूज करें, न्यायपूर्ण तरीके से यूज करें प्रकृति की जो भी चीजें हैं उनको। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करें जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उनका उपयोग व्यवस्थित ढंग से
और कम से कम करने में विश्वास करें, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे जो बहुत कम पाए जाते हैं, तो इनका उपयोग कम करें। जो ज़्यादा मतलब जो सीमित संसाधन है उनका उपयोग कम से कम करें, और जो ज़्यादा संसाधन जो लॉन्ग टर्म के लिए उपयोगी है उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे सूर्य की एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये बहुत सारे में पाई जाते हैं, इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। पेट्रोलियम, गैस, डीजल, इनका उपयोग कम से कम और जुडिशियल बेसिस करें। तो इसी तरीके से ये दो तरीके जिससे हम प्रकृति को बचा सकते हैं, एक तो संचय और संरक्षण, दोनों चीजें जरूरी है। जैसे फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये आसानी से रिन्यू नहीं होती और कई हजार साल लगते हैं इनको वापस बनने में। तो इनका उपयोग हमें मतलब व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। और एक एलिमेंट भी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। एनिमल और सेंचुरीज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रकृति रहेगी तो एनिमल रहेंगे, और एनिमल रहेंगे तो दोनों पर जो निर्भर है ह्यूमन बीइंग वो भी शांतिपूर्ण तरीके से रह सकता है। तो इस प्रकार हमने ये समझा पूरा जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम पूरा जुड़ा हुआ है। नेचर, एनिमल, ये नेचर है, ये एनिमल है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन पर ये ह्यूमन बीइंग पूरी तरीके से निर्भर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। नेचर और एनिमल का बैलेंस अगर बना रहता है तो ह्यूमन बीइंग का बैलेंस बना रहेगा। इस लेसन से हम लोग की सीख ये मिलती है कि ज़्यादा से जो चेन है उसको तोड़ने का प्रयास न करें। अगर वो चेन बीच में से टूट जाती है तो फिर पृथ्वी पर जो अव्यवस्था है वो हो जाए। अब इसके कुछ नोट्स है वो मैं आपको अपलोड करा देता हूँ। डायनेमिज्म से शुरू करते हैं। इसके नोट्स कुछ शॉर्ट में मैंने लिखे हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, प्लांट प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर, ग्रोथ के लिए आवश्यक है। डायनेमिज्म, तो इसके साथ ये पूरा जो लेसन है वो आपके पूरा हो जाता है। जो जियो का ये लेसन था ये आज कंप्लीट हो गया, और इसके जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इनको ध्यान से घर पे बैठ के लिख भी सकते हो आप, तो दोनों सिचुएशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। Read properly, use properly. Thank you.